नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मानसून सत्र के शुरुआत के पहले दिन जब प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आए और परंपरागत तरीके से एक बात को उन्होंने आगे बढ़ाया और कहा कि बाहर गर्मी है, देखते हैं अंदर की भी गर्मी क्या गुल खिलाती है। उनका मंतव्य यही था कि बाहर की गर्मी और अंदर की गर्मी कहीं बराबर न हो और जो स्थिति संसद के सत्र के इस कालखंड में आने वाली है उसको उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया था और शायद बहुत संयत और गंभीर भाव से संसद में चर्चा पर जोर दिया था। वाद विवाद प्रतिवाद उन सब के संभावनाओं पर प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन संसद के सत्र की शुरुआत इस कदर हंगामेदार होगी कि जिस मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा की जानी चाहिए और जो वास्तव में 135 करोड़ भारतीयों के मुश्किलों को संभाल सकता है, उसे खत्म कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, वो चर्चा संसद में होनी चाहिए। लेकिन सड़क से चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। होना यह चाहिए था कि सड़क से चलते हुए अगर संसद में चर्चा हो जाती तो बात दूर बहुत अच्छी होती, लेकिन आज के संसद की कार्यवाही नहीं हो सकी और लोकसभा अध्यक्ष को बहुत नाराज होना पड़ा। यही स्थिति राज्यसभा में रही और मुद्दे क्या थे? महंगाई, रुपए का गिरता स्तर, डॉलर का बढ़ता ग्राफ और साथ ही साथ किसानों के भी मुद्दे पर, अग्निवीरों के भी मुद्दे पर बहुत कुछ चर्चा होनी थी और सब कुछ का जो समप होना था वो ये था कि महंगाई डायन खाए जात है, सरकार अब तो सोचिए, कुछ करिए और करना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए वो नहीं हुई और सदन को जिस हिसाब से सड़क से सदन के माध्यम के द्वारा ये सत्र चलाया जाना है, मुद्दों को उठाया जाना है, पॉपुलिस्ट मेजर को प्रभावी बनाना है, अपने अपने प्रासंगिकता को सिद्ध करना है, तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब पर जनता की नजर है। ये शायद राजनीतिक पार्टियां नहीं सोच पा रही हैं, आने वाले समय में उन्हें फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। चर्चा आज ये करते हैं कि महंगाई सचमुच में बहुत मुश्किलों में डाल रही है देश की जनता को और ये समस्या अब थोड़े राजनीति से हटकर हम चर्चा करें तो पूरे वर्ल्ड की है। अमेरिका भी परेशान है, बेहाल है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ एक ऐसा महायुद्ध जो किसी तीसरे विश्व युद्ध की आहट का संकेत दे रहा है। संभावनाएं खत्म नहीं हो रही और इसी दौर में देश में महंगाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है ये ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे और सबसे बड़ी बात कि रुपया अपने निम्नतम स्तर पर क्यों पहुंची है, इसका फायदा और नुकसान, क्योंकि नुकसान ज्यादा लोग बता रहे हैं, हम आपको फायदा भी बताएंगे लेकिन नुकसान ज्यादा है और इससे क्या और किस तरीके से वो उपाय किए जाएं जिससे निपटा जाए। तो इसलिए ये चर्चा बहुत बेहद महत्वपूर्ण होगी जिसमें दो अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि क्या वो फैक्ट है 2020 में जब कोविड आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन का दर और वो समय आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं में विकास की गति पूरी तरह से रुकी और ये वैश्विक स्तर पर यह स्थिति आई और करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, जिसमें भारत में भी आपने वो स्थिति देखी होगी। ये वो महत्वपूर्ण फैक्टर है। उसके बाद देशों के तरफ से, सरकारों की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए कि अर्थव्यवस्था संभलती नजर आई। लॉकडाउन खुला तो चीन की ओर से भेजे जाने वाले सामानों की सप्लाई चेन में रुकावट आई, ये किसी से छिपा नहीं है। सप्लाई कम हुई तो दुनिया भर में चीजों की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। ये देखिए, चीनी सप्लाई का एक फैक्टर है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया और
दुनिया भर में खाने के सामान और तेल के सप्लाई चेन पर इसका असर हुआ। कच्चा तेल महंगा हुआ तो इसका भी सीधा असर महंगाई पर देखने को मिला। बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई तो शेयर मार्केट से विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया। ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब महंगाई से निपटने के लिए दुनिया के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाले तो सीधा असर उस देश की करेंसी पर आया। आप समझते जाइए कि रुपया क्यों इतना नीचे गिरा। विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने से भारत का रुपया लगातार गिर रहा है। ये वो फैक्ट्स हैं जो हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। दुनिया में मंदी की नौबत का सीधा संबंध देखें तो ये कोविड, लॉकडाउन और इकोनॉमी की रफ्तार है। ये मंदी की आहट भी है। रुकी बेरोजगारी, बढ़ी सप्लाई चेन, रुकी डिमांड, बढ़ी महंगाई, बढ़ गई। रुकी इस तरह से ये एक चक्रीय चेन बन गई, मतलब साइकिल बन गया। इसकी चपेट में दुनिया के कई देश आते दिख रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में यह समस्या है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में अस्थिरता आई है, यह किसी से छिपा नहीं है। और यहां भी सप्लाई चेन का एक बड़ा मामला है। डिमांड सप्लाई की चेन फिर बिगड़ी है। आप देखिए, ये चेन बराबर बिगड़ रही है। निवेशकों ने डर की वजह से दुनिया भर के बाजारों से पैसा निकाला है। कोरोना के बाद से स्थिति लगातार देशों की अर्थव्यवस्था को खराब किस तरह से कर रही है। निवेशकों ने सुरक्षित जगहों पर निवेश किया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी निवेशकों ने भी भारत, यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों से पैसा निकाला है। अमेरिका महंगाई नियंत्रित करने के लिए ऐतिहासिक रूप से ब्याज दरें बढ़ा रहा है। फेडरल रिजर्व ने कहा था कि वो 3 तिमाही में ब्याज दरें 1.5% से 1.75% तक बढ़ाएगा। ये अमेरिका जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ा रहा है तो रुपया लो पे जाएगा ही। ये एक बहुत आसान शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से ब्याज दर बढ़ने की वजह से भी निवेशक पैसा वापस अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। अब आप समझते जाइए कि किस तरीके से सप्लाई चेन बाधित हो रही है। 2020 के आर्थिक मंदी के समय अमेरिका ने लोगों के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर किया था। ये पैसा अमेरिकी लोगों ने दुनिया के बाकी देशों में निवेश किया था। अब ये पैसा भी वापस अमेरिका लौट रहा है। यूरो डॉलर के मुकाबले पिछले 20 साल के न्यूनतम स्तर पर है। यूरो की कीमत हम आपको बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले 1 यूरो की कीमत लगभग $1 हो गई थी, जो कि 2009 के आसपास $1.5 थी। तो आप देख रहे हैं कि यूरो मुद्रा की कीमत भी किस तरह से घटी है। साल 2022 के पहले 6 महीने में ही यूरो की कीमत डॉलर के मुकाबले 11% गिरी है। तो आप रुपए को ही लेकर के हाय तौबा कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा येन की कीमत 19% और पाउंड की कीमत 13% गिरी है। एबी स्टार न्यूज पर आप बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख रहे हैं। इसी समय के भारतीय रुपए में करीब 6% की गिरावट आई है। भारतीय रुपए में जो गिरावट आई है वो भी हम आपको बता रहे हैं, यानी भारतीय रुपया यूरो, पाउंड और येन के मुकाबले कम गिरा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि अभी भी हमारे रुपए का स्तर गिरा है, लेकिन यूरो और पाउंड के मुकाबले कम गिरा है। अब आप समझ सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से एक मंदी की आहट है और सप्लाई चेन टूटी है, अमेरिकी निवेशक किस तरीके से पैसा वापस ले आ रहे हैं। ब्याज दरें, फेडरल रिजर्व अमेरिका के वहां ब्याज दरें बढ़ा रहा है, तो रुपए की कीमत गिर रही है। और जब रुपए की कीमत गिर रही है तब देश में सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा हो रही है कि यह सरकार क्या कर रही है। सरकार का पक्ष लेने का मुद्दा नहीं है। पहली बात कि वैश्विक स्तर पर यह सप्लाई चेन की बाधा के बाद से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो हैं क्या, ये आप जरूर समझने की कोशिश करिए। और उसमें सरकार क्या कर रही है, करना क्या चाहिए, इस पर हम
चर्चा करेंगे। तब वो बात होगी जो बात सड़कों पर तख्तियां लेकर के हमारे राजनीतिक दल के लोग घूम रहे हैं, शायद चर्चा करके सरकार को वो सही रास्ता बताते और सरकार अगर कहीं रास्ता भटक रही होती तो वहां पर रोकते। लेकिन जनता के सामने जो पेश करने की कोशिश की जा रही है, वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की आहट के बीच में ये जो महंगाई बढ़ रही है उस पर चर्चा जरूरी है। और इसीलिए आज हम दो खास मेहमानों को जोड़ रहे हैं, प्रोफेसर ललन प्रसाद जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, और अभिषेक राजाराम जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम किसी राजनीतिक पार्टी के किसी प्रवक्ता को नहीं बैठाए हैं क्योंकि उसमें सिर्फ अनर्गल प्रलाप होता है, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, ये जो हम फैक्ट्स अभी बता रहे थे, अब आसान शर्तों पे हम बात करें, देश में महंगाई बढ़ रही है, रुपए का स्तर गिर रहा है, क्या अर्थव्यवस्था डाउन तो नहीं हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो सरकार जो कदम उठा रही है उस कदम में कितनी तेजी लाने की जरूरत है? पहला सवाल। और इन दो सवालों के बहुत महत्वपूर्ण उत्तर सर आप आसान शर्तों पर भाषा में समझाने की कोशिश करें। माफ करिएगा, शर्त नहीं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरी बात जा रही है ना? हाँ। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है जी। इस समय हाँ, आप बोलिए सर, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, इस समय पूरा विश्व मंदी की स्थिति से गुजर रहा है। ये जब से कोरोना आया और कोरोना के बाद जो एक दूसरी और आपदा पूरे संसार पर आ गई, ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो जैसा आपने अभी भूमिका में कहा कि सप्लाई चेन सारी दुनिया में बाधित हो गई, क्योंकि जिन महत्वपूर्ण रास्तों से दुनिया का कारोबार होता है उसमें एक बहुत बड़ा रास्ता बंद हो गया इन दोनों के युद्ध की वजह से। तो ये जो स्थिति पैदा हुई, तो यूक्रेन से जो सामान दुनिया भर में जाता था और रूस से दुनिया भर में जो सामान जाता था और इन देशों को जो दुनिया भर से जो सामान आता था उसमें बहुत बड़ी रुकावट हो गई और उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ, जैसे फर्टिलाइजर है या इसका सनफ्लावर का तेल है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग यूक्रेन से आयात करते रहे हैं। ऐसे फर्टिलाइजर और पेट्रोल और ये सब चीजें रूस से आयात करते रहे। तो ये जब युद्ध छिड़ा तो इसकी वजह से जो यूक्रेन से हमारी सप्लाई फर्टिलाइजर्स की थी या जो सनफ्लावर ऑयल की थी या और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की थी और मेटल्स वगैरह की थी, बहुत सारी चीजें थी, तो उन सब की सप्लाई बाधित हो गई। तो इसका असर हमारे जो अगर देश में आपके सामान की कमी होगी तो उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, ये जाहिर बात है। और इसलिए देखिए तेलों का दाम बढ़ेगा, खाद्य तेलों का दाम बढ़ा, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़े, पेट्रोल की प्राइसेस सारी दुनिया में बढ़ी, क्योंकि पेट्रोल का भी आना जाना सारी दुनिया में बाधित हो गया। और अप्रैल में तो $130 पर बैरल तक पेट्रोल चला गया था, जो अब जाके धीरे धीरे 2-3 दिन पहले 100 पर आया है। इस बीच में आपने देखा 110, 120, 115 इस तरह से पेट्रोल दुनिया के प्राइसेस में था। तो उसका असर तो आपके देश में, हमारे देश में भी पड़ना आवश्यक जरूरी है, क्योंकि हम तो चीज़ें 85% अब पेट्रोल तो हम बाहर से मंगाते हैं और हमारे सबसे बड़े सप्लायर पेट्रोल के ये गल्फ कंट्रीज थे और गल्फ कंट्रीज ने प्राइसेस बढ़ा दिए जब इस तरह के बाद जब ये स्थिति पैदा हुई, उत्पादन भी कम किया और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दिए और सारी दुनिया में हाहाकार मच गया पेट्रोल का। भारत में तो फिर भी स्थिति संभली रही, यहाँ पर 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल गया, ये बात ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं अभी बगल में श्रीलंका में 700 रुपए का हो गया और ये पाकिस्तान में और जितने हमारे पड़ोसी देश हैं इनकी, इसके अलावा यूरोप में सब जगह प्राइसेस बढ़ गए। जितने भी ऊर्जा के साधन थे, पेट्रोल है, गैस है, अब देखिए गैस की पूरी सप्लाई यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में रूस से पाइपलाइन के थ्रू होती है। अब अमेरिका ने जब सैंक्शन कर दिया तो उसके बाद एक स्थिति पैदा हुई कि ये कंट्रीज क्या करेंगे, वहाँ तो अंधेरा हो जाता,
तो अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद रूस का गैस जर्मनी में जा रहा है, इटली में जा रहा है, सारे यूरोप में जा रहा है अभी आज भी। तो जो सैंक्शन अमेरिका ने किया उसका असर तो हुआ, क्योंकि जैसे वो स्विफ्ट ट्रांसफर या स्विफ्ट मैसेजिंग का सिस्टम था, वो अमेरिका ने रूस का ब्लॉक कर दिया और कंट्रीज को ब्लॉक करने की कोशिश किया। तो उसकी वजह से जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से सब रुक गए। हमारे भारत के भी बहुत से जो एक्सपोर्टर थे उनका पैसा रुक गया उस वक्त, आपको पता होगा 300 से ज्यादा एक्सपोर्टर थे, इनके पैसे रुक गए। और तो फिर माल हम कहाँ से भेजें, वहां से पैसा आना बंद हो गया, हम कैसे समाप्त करें। तो ये इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। और ये जो रुपए की गिरावट या जो करेंसी की गिरावट है, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपने सही आंकड़े भी दिए कि यूरो जो पहले अब $1 और $1 बराबर हो गए और बरसों से यूरो काफी ऊपर था डॉलर से, लेकिन अब इतना नीचे आ गया। रुपया हमारा 80 पर आ गया और ज्यादातर जो जैसे इटली है और जर्मनी है और यूरोप के और देश हैं और एशिया के भी बहुत सारे कंट्री जैसे हैं, सबकी मुद्रा डाउन हुई, सिर्फ हमारी नहीं हुई है। और जैसा आपने ठीक कहा दिवाकर जी कि हमारी मुद्रा तो फिर भी कम डाउन हुई है। इंडियन रुपी का जो पार है वो और करेंसी से कम है। तो इंडिया में तो रुपी मैं कहता हूँ अभी भी स्टेबलाइज है अगर सिचुएशन देखी जाए। अब देखिए अभी जो जून के महीने अभी पिछले महीने में जो अमेरिका ने फेडरल रिजर्व में 75 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिया प्रोफेसर, और ये जो 1994 के बाद सबसे बड़ी बढ़त थी। अब इसका असर ये हुआ कि जो FII का जो हमारे यहाँ इतना अच्छा फ्लो था वो बंद हो गया और FII उल्टा पैसा निकालना शुरू कर गए। उसकी वजह से हमारी फॉरेन करेंसी में भी जो हमारा फॉरेन करेंसी का स्टॉक है वो नीचे आ गया और उसका सबसे बड़ा असर तो हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ा। प्रोफेसर ललन प्रसाद, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही और मैं आपको रोकना चाहूंगा कि पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि रुपए का स्तर गिर गया, डॉलर चढ़ गया, कोई ये बताने को तैयार नहीं कि स्थिति क्यों आई और अगर आई तो रुपया और अन्य मुद्राओं के मुकाबले बहुत ही कम गिरा है, यद्यपि रुपया गिरा है। फिर ये समस्या एक वैश्विक समस्या है जिसका निदान मिलकर खोजना होगा पूरी दुनिया के साथ, जिसमें अमेरिका और रूस भी शामिल होंगे। अब हम आते हैं अभिषेक राजाराम के पास। अभिषेक जी, ये सवाल मौजू है कि रुपया ही नहीं गिरा, डॉलर के मुकाबले अन्य करेंसीज की स्थिति क्या है, इसमें यूरो की चर्चा की जा रही है, लेकिन रुपया हमारा और न गिरे। अब क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि कोई सप्लाई चेन बाधित हुई, कोरोना से हम निपटे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक सप्लाई चेन क्रिएट करने की हमारी कोशिशें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस कच्चे तेल का दाम गल्फ के देशों ने बढ़ा दिया उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या इसके लिए भी निगरानी या किसी एक बड़े प्रेशर ग्रुप को क्रिएट करने की जरूरत है? शायद भारत को यही कदम उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आप रुपए की बात करते हैं तो रुपया जो है केवल डॉलर के सामने कमजोर हुआ है, बाकी सारी करेंसी के सामने स्ट्रॉन्ग हुआ है जी। अब बात यह है कि 80 रुपीज हो गया, इसके रीजन क्या है जी? पहला तो ऑलमोस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीज पोर्टफोलियो मनी जो इंडिया से बाहर चला गया। दूसरा एक बड़ा कारण है हमारा इंपोर्ट ऑफ ऑयल, जो हमने गल्फ कंट्री से बंद कर दिया और अब हम सिर्फ यूएस से ले रहे हैं। इसमें कई नुकसान है और इसी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो पेमेंट डेफिसिट जो है वो 1.5% ऑफ GDP पहुंच गया। जी 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 जी। पहले क्या होता था, हम इराक से तेल लेने के लिए गल्फ कंट्री से तेल लेते थे, वहां का तेल की क्वालिटी भी अच्छी थी। सेकंड, वो हमारे रुपये में पेमेंट देते थे। थर्ड, वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम थे। जब यूएस ने बैन लगाया इराक वगैरह पर, तो हमने आज तक हमारी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी जो है, ऑफिशियल पॉलिसी जो है कंट्री की,
दैट इज कि हम कभी भी जो यूएन के प्रोविजन होंगे उनको मानेंगे। किसी कंट्री ने किसी पर प्रतिबंध लगाया तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन ट्रम्प से दोस्ती करनी थी तो हमने तेल यहाँ से बंद करके सीधा यूएस से लेने लगे। इसकी वजह से जो हमारा नुकसान होता है, एक तो हमारा पेमेंट जो हम फिर डॉलर में देना पड़ रहा है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 1.5% पेमेंट डेफिसिट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जी जी। और इसकी वजह से जो आज हम सारी चीजें महंगी करनी पड़ गई है। आप देखिए एलपीजी हमें महंगी करनी पड़ गई, पेट्रोल, और आप देखिए विंडफॉल टैक्स लगा रखा है हमने 2019 जुलाई में, सॉरी 2020 जुलाई में, कोरोना की फर्स्ट वेव तब चल रही थी। तो जब आपको याद हो कि नेगेटिव में चले गए थे क्रूड के प्राइसेस, यानी पैसा देने से क्या है, फिर भी हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम ज्यादा थे, कि हमारे पास और कोई कमाई का रजे ही, सारे लोग अंदर हैं, प्रोडक्शन बंद है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है, तो हम विंडफॉल टैक्स लगाते थे। वो सारा विंडफॉल टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बिकॉज इट इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो उनके पास ही रह जाता था। वो पैसा खर्च नहीं हुआ। अगर विंडफॉल टैक्स हटा दिया जाए, आज भी अगर विंडफॉल टैक्स हटा दिया जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, तो हमें कम से कम 10 से 12 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा सेंट्रल से। प्लस अगर प्राइस कम होते हैं, एक समझने वाली बात है, टेक्निकल बात है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्राइस वैल्यू के कम हो जाते हैं तो एक्साइज ड्यूटी भी कम हो जाएगी, और जब एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाएंगे तो स्टेट का वैट भी कम हो जाता है। बिल्कुल। तो कई बार लोग कहते भी है ना कि भाई 2 रुपए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने घटा दिए, स्टेट भी 2 रुपए घटा दे। हाँ। तो स्टेट 2 रुपए नहीं घटा सकती, स्टेट कम घटाएगी, या अगर वो ना भी घटाए तो भी उसका कलेक्शन कम हो जाता है। तो अगर जब ये कहा जाता है कि स्टेट थोड़ा सा भी कम करे तो उसका मल्टीपल इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप रिसेंट की रिसर्च भी पढ़ें तो जो कैपेक्स है वो 60% स्टेट बियर करती है और 40% सेंटर, और इनकम स्टेट की 40-60 रेशियो, स्टेट 40% कमाते हैं, 60% सेंटर के पास जाता है। जो टोटल ओवरऑल इनकम की बात है, टोटल कमाई की बात है, इस लिहाज से, और यहाँ पर जो महंगाई से राहत देने वाली बात, किचन बजट सबका बिगड़ाता है। आप देखिए जो कुछ समय पहले जो किसी रेट पर फ्रूट्स बेचते थे 100-150 रुपए, उस रेट पर आज सब्जियां बिकती हैं जी, और फ्रूट्स तो 200 रुपए से ऊपर हो। आप सोचे, कभी आपने सोचा था कि 100 रुपए किलो सब्जी खरीदेंगे? पर एक नॉर्म हो गया, अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ 100 रुपए किलो सब्जी है। ऐसे में 400 रुपए का शोध लगता था, आज 1000 के सिलेंडर पर लग चुका है। तो धीरे धीरे लोगों की सहन शक्ति बढ़ गई है, या वो बोलना नहीं चाहते, सब हम बोलेंगे तो बात उतना जाएगी। इसका खामियाजा यहाँ तक पहुंच गया है कि आज किचन बजट किसी भी गृहिणी से पूछ लीजिए या मेल से भी पूछ लीजिए, उसको भी पता कैसे, तो वही। अभिषेक जी मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बताया इसमें एक रीजन, और हम सामान्य भाषा में ही बात करेंगे क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर बोलेंगे तो लोगों को समझ में कम आएगा। जो आपने अभी तक बताया, अगर मैं उसको व्याख्यायित करूं तो अमेरिका से हम क्रूड ऑयल पर डिपेंड हो गए, माफ करिएगा, वो डिपेंडेंसी जो है वो हमारे लिए खतरनाक हो रही है। तो हम चूंकि फॉरेन पॉलिसी और अपने हिसाब से होनी चाहिए, तो हम गल्फ के देशों से और क्यों आयात नहीं कर सकते? ऐसा अमेरिका क्या प्रेशर बना रहा है? हमारे रिटर्न पॉलिसी में कहीं चेंज नहीं आया, जो हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है वहाँ कहीं चेंज नहीं आया, लेकिन हमने वहाँ से कम शुरू कर दिया, और हम बेसिकली जो हमारी गल्फ कंट्री से बेसिक डिपेंडेंस थी वो हम यूएस पर चले गए। बस ये यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया जी। एक लाइन और जी, कल 18 जुलाई से बहुत सारे प्री पैक्ड एंड प्री लेबल पर जीएसटी लग गया, जिसमें कि दालें, अनाज,
छाछ, पनीर, दूध, इनके दाम बढ़ बढ़ा गए। है। हाँ, 5% बढ़ गए। ठीक है। और इससे क्या है, जो आपका किचन बजट हाँ, वो बहुत बुरी तरह हिल जाएगा। और कहीं कुछ ऐसा कहा गया कि भाई 25 किलो से ज्यादा का अगर आप सामान ले रहे हैं तो जीएसटी के बाहर है आप। 25 किलो से ज्यादा नॉर्मली आदमी नहीं खरीदता, कट्टा कम का खरीदता है। और मान लीजिए आप अरहर की दाल लेने गए तो आप 2 किलो 1 किलो का पैकेट ही लाएंगे, 25 किलो का आटा कट्टा करके लेके थोड़ी आएंगे। और इस तरह समस्याएं आगे बढ़ती जा रही है, मिडिल क्लास की हाँ, समस्याएं कमर टूट रही है। सर मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, सर यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि इसी से आपको आगे बात शुरू करनी है। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, फिर तो सरकार को समझना चाहिए, और हम अपने हिसाब से, और इमरान खान भी हमारी तारीफ करते हैं कि हमको जहां जरूरत पड़ती उसके हिसाब से हम सारे एक्शंस लेते हैं। रसिया से जरूरत पड़ी और अमेरिका तमाम निगहबानी कर रहा था, बंदिशें लगा रहा था, हमने उससे क्रूड ऑयल लेना शुरू किया। हम गल्फ कंट्रीज से क्यों दूरी बना करके और अमेरिका से ज्यादा क्रूड ऑयल ले रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता ये गल्फ कंट्री से हम क्रूड नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति तो नहीं है। क्रूड तो हम सब सोर्सेज से ले रहे हैं, बल्कि जो सोवियत यूनियन से पहले 1% भी हम ऑयल नहीं लेते थे, आज वो 18% हो गया है। जब से रसा ने 25% की छूट हमें दी है, तब से हम बराबर रसा से और पे तेल मंगाते जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया 1% से नीचे था और वो 18% हो गया है। तो हमारी डिपेंडेंस पूरे अमेरिका के ऊपर खाली नहीं है क्रूड के लिए, और उसका आप देखिए प्राइसेस पर भी असर पड़ा है, अपने देश में भी पड़ा है और दुनिया में पड़ा है। अब तो क्रूड के प्राइसेस फिर डाउन होने शुरू हो गए हैं। और इसके पहले भी अभी हमारी सरकार ने थोड़े दिन पहले पेट्रोल पर जो सेंट्रल सेस था वो कम कर दिया था, रिड्यूस किया था। उसका भी प्राइसेस कोई 9-10 रुपए पर लीटर का फर्क पड़ गया था पेट्रोल पर, और 7 रुपए करीब डीजल पर फर्क पड़ गया था। तो गवर्नमेंट तो स्टेप ले रही है, ऐसा नहीं कि हम खाली अमेरिका पर डिपेंडेंट है पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए, इन चीजों के लिए। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो हमारा ट्रेड अब सोवियत यूनियन से बढ़ा है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ, आपने देखा होगा। जब गर्मियों अभिषेक जी, हमारे पावर प्लांट्स बंद हो रहे थे तो सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई थी, उस समय सोवियत रसा से बहुत बड़ी मात्रा में सरकार मैं बताता हूँ प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, मैं आपकी बात को बताता हूँ। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी ने साफ कहा कि अमेरिका पर ही हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इवन कि सोवियत रूस से भी और खास करके गल्फ कंट्रीज से भी हम जितना जरूरत है हम मंगा रहे हैं, फिर भी मुश्किलें आ रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाई है अमेरिका पर। देखिए, हमारा जो है आज की डेट में जो इम्पोर्ट हो रहा है वो 3rd नंबर पे जो है हम यूएस से कर रहे हैं, और किसी जमाने में 6th नंबर पर होता था, टॉप 5 में भी नहीं था। ऐसा कहेंगे किसी कंट्री का मैं माना बनकर वी आर एन इम्पोर्टर। अगर आप जीएसटी कलेक्शन की शीट देखें, हर महीने प्रेस रिलीज आती है, तो उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन इम्पोर्ट का है। इम्पोर्ट को अगर हटा दिया जाए तो ये कलेक्शन 1 करोड़ के नीचे आ जाएगा। ये जाहिर है। तो ये कह देना कि साहब हम इस पर डिपेंडेंट नहीं है, जिससे आप सबसे ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि साहब हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ डिपेंडेंट नहीं। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, वो ये कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर हमको चलना चाहिए, हमारी डिपेंडेंसी है और ये डिपेंडेंसी हम खत्म करें और सीधा सीधा रूस से या गल्फ के देशों से हम क्रूड ऑयल आयात करने की राह पर आगे बढ़ें। क्या मुश्किलें ऐसी हैं? देखिए दिवाकर जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना और इंडिया में कभी चाइना आगे आ जाता है, कभी इंडिया आ जाता है, एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर।
तो अगर अमेरिका से पेट्रोल की आवत हम थोड़ी जो हमने बढ़ा दी है, तो उसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए। बहुत सी चीजें हैं जिस पर अमेरिका हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट है। जब ये ट्रेड तो बायलैटरल चीजें हैं ना, हम भी माल आपसे खरीद रहे हैं, आप भी हमसे माल खरीद रहे हैं, तो जहां हमें सुविधा होगी, जिस टाइम जितना लेना होगा हम लेंगे, जितना आपको जरूरत होगी वो लेंगे। तो अमेरिका ने इतना बड़ा प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसका क्या असर हुआ आप मुझे बताइए। 1% से 18% पर रसिया से हम तेल लेने लगे अपनी रिक्वायरमेंट का। ये बहुत बड़ा चेंज है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और इसलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका पर हमारी टोटल डिपेंडेंस नहीं है, और आप देखिएगा अगले कुछ महीनों में ये डिपेंडेंस और कम होती जाएगी। ये जो 18% ये 25% तक चला जाएगा। और यही नहीं, हम और भी कंट्री हमें तेल देने को तैयार है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, अब ईरान भी तैयार है रुपए में पेट्रोल देने को, और ये समझौता जल्दी होने वाला है। तो जो सिचुएशन है पेट्रोल की, डीजल की, जो कच्चे तेल की जो सिचुएशन है वो बराबर चेंज हो रही है। और ऐसा नहीं कि हम किसी जाल में फंसे हुए कि एक कंट्री के ऊपर डिपेंड हो गए, अब हम और कहीं से मार नहीं लेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। तो सरकार इस पर सजग है। मुझे लगता है कि जो पॉलिसी लाइन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है वो ठीक है। और देखिए एक बहुत बड़ी बात जो अब धीरे धीरे हो रही है वो ये है कि एक मिनट जो है अभिषेक जी, अब सवाल आपसे है। प्रोफेसर ललन प्रसाद का मानना है कि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं है और 1-2 महीनों में ये डिपेंडेंसी जो दिख रही है वो और कम हो जाएगी। हम सीधी भाषा में बात करते हैं, ये जो अर्थव्यवस्था में इस तरीके की मुश्किलें आ रही हैं, महंगाई इस तरह से बढ़ रही है, एक ही बात जो सामान्य जनता जानना चाहती है कि तेल के दाम किस तरीके से स्थिरता पर आए, तो हमको आयात कई देशों की राह खोलनी पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं जिससे ये स्थिति जो बन रही है, और जैसा कि आपने कहा कि किचन का पूरा मामला ही बिगड़ता जा रहा है, क्या करना चाहिए सर? समाधान पर हम लोग आए। समाधान तो बहुत है, जैसे इच्छा शक्ति चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे सबसे पहले तो आप गल्फ कंट्री से ऑयल लेना शुरू कर दें। ठीक है। एक जमाना था कुछ साल पहले तक जब ये बात होती थी गल्फ कंट्री से पाइपलाइन डाल दी जाएगी जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाएगी, समय भी कम लगेगा। आप भी देखते हैं जहाँ घर तक गैस का सिलेंडर आता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और जहाँ आपके यहाँ पाइपलाइन आ जाती है वहां पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, बट नेचुरल है। और लाइफ जनरेशन में ऐसे ही चलती है। We should start buying more and more oil from Gulf countries. Second thing, we should start concentrating more on manufacturing activities. ठीक है, चाइना और हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, लेकिन हम कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और चाइना कहाँ खड़ा है। हम सर्विस सेक्टर में भी जो बहुत आगे थे अब उतने आगे खड़े नहीं है, क्योंकि उससे आप सबको रोजगार नहीं दे सकते। स्किल्ड लेबर फिर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्किल्ड ऑफिसर्स बनाना, स्किल्ड प्रोफेशनल बनाना बहुत मुश्किल है। हमने ये कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना बहुत लेकर आ गए, लेकिन इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। एक बार हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे अपने आप को सेटअप कर लेंगे, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, और तब हम लोग देश में आगे ग्रोथ की तरफ भी बढ़ेंगे। हमें इस समय मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ काम करना चाहिए, और फूड इन्फ्लेशन को इमीडिएटली कंट्रोल करिए। फूड इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं होगी, आम आदमी को जब घर में खाना खाएगा उसको तकलीफ होगी ज्यादा पैसे में, तो कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज आता है, सेंटिमेंट्स बहुत खराब हो जाता है। फूड इन्फ्लेशन कैसे कम होगा सर? और जो मिडिल क्लास है उसको कुछ राहत दी जाए, इनकम टैक्स छूट दी जाए, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे एक आम आदमी को बेनिफिट दिया जा सकता है। अगर आप एक आम आदमी को बेनिफिट देंगे, मोरल बूस्ट होगा, प्लस देश की तरक्की होगी। फूड इन्फ्लेशन समय स्थिति है सर वहां पर सर फूड इन्फ्लेशन कैसे कम होगा? फूड इन्फ्लेशन तो आपको कम करना पड़ेगा ना, जैसे गवर्नमेंट का काम है।
मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। मैं बता रहा हूँ, फूड इन्फ्लेशन कई तरह से कम होता है। अब आप देखिए, जहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है कि यूपी में सूखा पड़ सकता है या उनकी खाने वहाँ पर बारिश वहाँ पर कम जाएगा, तो वहाँ पर फसल खराब होने वाली है, वहाँ पर पहले टारगेट करा जाए। आपको 6 महीने पहले महसूस हो गया था या 4 महीने पहले था कि पंजाब में एक वीक वहाँ पर ये, तो वहाँ पर कुछ और काम करे जाते तो वहाँ पर आज हमारी जो वीक उसमें शायद रेट में कमी हो जाती, जो कि हमें फ्यूचर में दिख रहा है। आज सूखा पड़ रहा है, आज बारिश कम हो रही है, इससे आज कंट्रोल नहीं करना, आज इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखेगा। सरकार का काम है फ्यूचरिस्टिक होना। अगर समस्या 6 महीने बाद आने वाली है, आज काम करना पड़ेगा। आज काम करेंगे तो जाकर 6 महीने में चीजें ठीक होंगी। आरबीआई भी कह रहा है 6-7 महीने में फूड इन्फ्लेशन कम होगा। फिर आप सोचिए 15% होलसेल इन्फ्लेशन, WPI 15%, देश में 15% में भी इतनी है, अमेरिका में रिकॉर्ड होंगे, अमेरिका वालों की इनकम भी तो है। हाँ सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, आप दोनों की वॉइस में काफी प्रॉब्लम आ रही है। चूंकि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, लेकिन जो चर्चा हो रही है अब मैं उसको सम अप करना चाहता हूं, क्योंकि एक बात तो तय है। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, मैं शॉर्ट में आपसे कमेंट चाहूंगा। इनका मानना है कि अमेरिका पर डिपेंडेंसी, क्रूड ऑयल के जहां तक आयात का प्रश्न है, उस पर कम करनी होगी और फूड इन्फ्लेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचना होगा, और अगर ये बात सरकार नहीं समझी तो किचन का पूरा बजट बिगड़ेगा। क्योंकि अभिषेक राजाराम भी मानते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में समस्या आई हुई है कोरोना के बाद, जो ये महायुद्ध चल रहा है। ऐसे में भारत सरकार को अब कुछ कड़े फैसले इस तरह से लेने होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? लगता है प्रोफेसर ललन प्रसाद तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन दो अर्थशास्त्रियों की बातचीत से इतना साफ है कि आप इस पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को समझिए। और समझना यह है कि जिस महंगाई पर राजनीतिक दल के नेता और उनके कुछ विशेषज्ञ सिर्फ सरकार को घेरते हैं, वहां पर यह मुद्दे चर्चा में आने चाहिए जिस मुद्दे पर हम बाकायदा डिबेट कर रहे हैं। और वो ये है, आप आसान भाषा में समझिए कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ा संकट आया हुआ है। कोरोना और कोरोना के बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध, इसके कारण से कई देश, जिसमें अमेरिका प्रमुख है, उसने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का है, वहां पर वो ब्याज दरें बढ़ा रहा है। ऐसे में कई देशों की, यहां तक कि यूरोपीय संघ के जो मुद्रा है यूरो, उसकी भी कीमत घटी है। भारत के मुद्रा की भी कीमत 80 रुपए $1 के बराबर पहुंचा है, और हम सिर्फ हाय तौबा कर रहे हैं कि भारत के रुपए की कीमत लोएस्ट हो गई है, 80 पर पहुंच गई है। हमारे जो रुपए की कीमत गिरी है वो अन्य मुद्राओं के मुकाबले कम गिरी है। तो अभी भी हम ऐसी मुश्किल में नहीं आए हैं। तो इसके लिए फिर जरूरत क्या है? सरकार जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, और खास करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो बराबर करते हैं कि भारत अपने हित की बात करता है, वो अमेरिका से भी और रूस से भी एक साथ अपने संपर्क को साध कर अपने हित की बात करता है, और खास करके क्रूड ऑयल के आयात के संदर्भ में। क्रूड ऑयल वो कच्चा तेल जो हम गल्फ के देशों से, अर्थात वो इस्लामिक देश जो गल्फ कंट्रीज कहे जाते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, इन सब देशों से जो कुछ हम मंगाते रहे, उन पर हमारी डिपेंडेंसी फिर से बढ़े ना, तो कम से कम अमेरिका को ये हम बताने की कोशिश करें कि अगर आपके कारण मुश्किलें हमारी ज्यादा बढ़ेंगी
तो कुछ ऐसे वैश्विक जो बंदिशें हैं उसके कारण अगर आप सोचें कि हम मुश्किल में आए तो हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत ये स्थिति में है कहने की, क्योंकि वो अमेरिका के तमाम नाराजगी को किनारे करके और रूस से 30% कम दाम पे क्रूड ऑयल मंगा रहा है, रिजर्व भी कर रहा है भारत को। ऐसे में करना यह चाहिए, जैसा कि अर्थशास्त्रियों का कहना है, कि हम अब गल्फ पर एक बार फिर भरोसा करें और अमेरिका को थोड़ा सा कंट्रोल करें। फूड इन्फ्लेशन समझिएगा इस बात को, इसको हम बहुत नियंत्रित करने की कोशिश करें। मध्यम वर्ग को कुछ रियायतें दें, कुछ सहूलियतें दें, यह हमें करना होगा। और इसका जो भार होगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, जिस पे यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग अर्थात निर्माण, जो भारत में मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम आपको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अर्थशास्त्रियों ने बताने की कोशिश की है उसको हम सामान्य भाषा में आपको बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा अर्थात निर्माण का काम ज्यादा से ज्यादा हो और वो रुके ना। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए बेहतर माहौल। इसलिए देश में अनर्गल प्रलाप करके सिर्फ फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए सड़क पर संसद चला करके काम नहीं बनेगा। ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो विपक्ष के नेता हैं, वो इन मुद्दों को उठा करके सरकार को घेरें और एबी स्टार न्यूज पर जो चर्चा करने की कोशिश की जा रही है वो कोशिश संसद में हो तो इसका बेहतर परिणाम निकलेगा। वैसे सरकार के पास ये बात जरूर पहुंचेगी और सरकार इस पर प्रयास भी कर रही है, लेकिन कई ऐसी राजनयिक बंदिशें होती हैं जिससे दो चार होना ही पड़ता है। ऐसे में अमेरिका की मोनोपोली कहीं ना कहीं हमारी मुश्किलें बढ़ा रही है, जिसको नियंत्रित करने की जरूरत है। और तभी रुपए का ये गिरता स्तर, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमने बहुत आसान भाषा में इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से ये बात आगे बढ़ाई है और आप तक ये बात हमने समरी के रूप में पहुंचाने की कोशिश की है। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।